थोड़ी ही देर में सब नशे में धुत होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मौत करीब आ चुकी है। दरअसल निक की मरी हुई पत्नी हर रात खिड़की के पास आकर उससे बातें करती थी। समय के साथ वो आदमी भी उसके बहकावे में आने लगा और नशे में धुत होने की वजह से उसने अपना आपा खो दिया। और जब सब नशे में बेसुध थे तो उसने चुपचाप खिड़की खोल दी। इस वक्त पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी और किसी को भी खतरे का एहसास नहीं हुआ। सिर्फ वहाँ से गुजर रही लूसी ने एक अजीब सी हंसी सुनी तो वो हैरानी से देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी राक्षसों ने दरवाजा बंद कर दिया। साफ था कि वे छुपकर अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। पल भर में ही उस लड़की को बेरहमी से मार दिया गया। इस बीच नीचे शराब की महफिल अभी भी सजी थी। तभी अचानक खून की एक बूंद टॉम के ऊपर गिरी। गुस्से से तिल मिलाकर वो जैसे ही गाली देने वाला था, उसने अपने ऊपर वो खौफनाक नजारा देखा। शराब के नशे में डूबे सैम की भी नींद उड़ गई। पूरे घर में पल भर में अफरात फरी मच गई। सबका नशा उतर चुका था और सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और वे राक्षस बड़े आराम से उनके पीछे पीछे आ रहे थे। बेखबर मैरी अभी भी ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि राक्षस मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। अटारी में मौजूद विक्टर और जूली ने भी ये शोर सुन लिया था। विक्टर को पहले से ही इसका अंदाजा था, इसलिए उसने तुरंत एक रस्सी निकाली ताकि वे सीधे खिड़की से कूदकर भाग सके। दूसरी तरफ बाकी लोग भी अंधेरा होने पर दरवाजा न खोलने के नियम को भूल चुके थे। जो बच गए थे वो तेजी से गाड़ी में बैठे और डोना के साथ सुरक्षित इलाके की तरफ भाग गए। विक्टर और जूली भी रस्सी के सहारे नीचे जमीन पर उतर आए थे। जूली बाकियों के साथ उस सुरक्षित जगह पर जाना चाहती थी, लेकिन तभी वो सफेद कपड़ों वाला लड़का अचानक जंगल के किनारे दिखा। विक्टर ने काफी सोच विचार के बाद उस लड़के पर भरोसा करने का फैसला किया, इसलिए वो तुरंत जूली का हाथ पकड़कर उस लड़के के पीछे भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ सैम अपने कमरे में आराम कर रहा था, इसलिए वो बहुत देर से नीचे उतरा। नीचे आते ही उसने जमीन पर बहुत सारा खून देखा। ये खून दूसरी शिकार बनी लूसी का था। उसकी वो भयानक हालत देखकर सैम पूरी तरह टूट गया, लेकिन तब तक राक्षसों की नजर उस पर पड़ चुकी थी और उन्होंने सीधे दरवाजा घेर लिया। भयंकर खौफ ने सैम को अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे खिड़की का कांच तोड़कर नीचे कूद गया, लेकिन इतनी कम ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसका हाथ टूट गया। किस्मत से उसकी गर्लफ्रेंड मैरी उसे ढूंढ नहीं पाई थी, इसलिए वो वहीं रुक गई। अब वे दोनों इतने सारे राक्षसों के बीच बुरी तरह फंस चुके थे और उनका बचना नामुमकिन था। हारकर जूली को वापस घर में जाना पड़ा। उसने आगे और पीछे के दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दिए। फिर जादुई पत्थर को पकड़कर प्रार्थना करने लगी कि ये छोटी सी बंद जगह उनकी जान बचा ले। और सच में राक्षस वहीं रुक गए। हालांकि वे लगातार बाहर खड़े होकर शोर मचा रहे थे, लेकिन शुक्र है कि अंदर नहीं आए। दूसरी तरफ विक्टर और जूली भागते हुए उसी पेड़ के पास पहुंच गए। अपने पीछे पड़े राक्षसों से पीछा छुड़ाने के लिए विक्टर ने तुरंत जूली को उस पेड़ के खोखले हिस्से में घुसने के लिए कहा। सीन बदलता है और जूली एक तहखाने जैसी जगह पर पहुंच जाती है और ऐसा लगता है कि विक्टर उसके साथ नहीं है, बल्कि वो किसी और जगह टेलीपोर्ट हो गया है। दूसरी ओर डेविड भी पादरी के साथ योजना बना रहा था। वे कल सुबह इस शहर से निकलकर जंगल में बाहर जाने का रास्ता खोजना चाहते थे। उसे इतनी जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसे पार्किंसंस की बीमारी हो गई है। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और देर वो हार मान लेता। इसलिए वो अपने बेटे और शहर के बाकी लोगों के लिए बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढना चाहता था। आखिर सालों पहले वो जादुई पत्थर उसी ने तो जंगल में ढूंढकर यहाँ लाया था, लेकिन पादरी इसके लिए राजी नहीं था। उसने सारा के बारे में डेविड को सब कुछ बता दिया, क्योंकि वही एक है जो राक्षसों से संपर्क कर सकती है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो सब लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। इससे पहले कि डेविड कुछ जवाब देता, बाहर से गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज आई। दोनों दौड़कर बाहर देखने आए कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि डोना बाकी लोगों के साथ वहां आ गई है। साफ था कि उस बड़े घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन राक्षस आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। पीछे रह गए पादरी को सीधा एक पंजा पड़ा। हालांकि डेविड ने समय पर गोली चलाकर राक्षस को धीमा कर दिया और पादरी को बचा लिया, लेकिन उसका गला कट चुका था और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। बस एक ही रात में कस्बे में अनगिनत लोग मारे गए और विक्टर ने पहले से जो गड्ढे खोदे थे वो अब काम आ रहे थे। जॉन समझ गया था कि ऐसा नहीं चल सकता, उसे जल्द ही भागने का तरीका खोजना होगा वरना सब मारे जाएंगे। वो चर्च के बेसमेंट में गया और पादरी द्वारा कैद की गई सारा को ढूंढ निकाला। अब सिर्फ जंगल ही ऐसा था जिसे नहीं खोजा गया था और राक्षस भी वहीं से आते थे। अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वो जरूर जंगल में ही होगा। जॉन सारा को अपने साथ ले जाना चाहता था। कुछ दिन कस्बे में बिताने के बाद टॉम ने सच्चाई को मान लिया था, लेकिन वो अभी भी चाहता था कि बैन उसके साथ मिलकर इस कस्बे का सच पता लगाए। लेकिन तभी अचानक रेडियो से कुछ आवाज आई। टॉम को जैसे कोई आइडिया मिल गया और वो रेडियो लेकर बाहर की तरफ भागा, क्योंकि वो एक इंजीनियर था और कस्बे के कुछ गिने चुने टेक्निकल लोगों में से एक था। अगर वो रेडियो ठीक कर दे तो शायद बाहर की दुनिया से संपर्क हो सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रेडियो और कस्बे के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों के तार अंदर से बिल्कुल खाली थे। फिर भी ये अजीब तरीके से बिल्कुल सही काम कर रहे थे, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, रेडियो को कोई सिग्नल नहीं मिला। इससे उसे थोड़ी निराशा हुई। जब उसे पता चला कि कस्बे में एक आर्किटेक्ट भी है तो वो तुरंत जिम के घर गया और उसे साथ मिलकर भागने का रास्ता खोजने को कहा। जिम भी काफी परेशान था और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। दोनों तुरंत सहमत हो गए। टॉम का प्लान बहुत सीधा था, रेडियो को किसी ऊंची जगह पर रखना और देखना कि सिग्नल मिलता है या नहीं। लेकिन उससे पहले टॉम को रेडियो के सिग्नल को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ बदलाव करने थे। लेकिन कस्बे के तार खाली थे, इसलिए उन्होंने बाहर से आई एक कार को खोला और वहां से जरूरत के हिसाब से काफी तार निकाल लिए। फिर उन्होंने उससे एक सिंपल एंटीना बनाया। इसके बाद दोनों ने कस्बे की सबसे ऊंची जगह ढूंढी और एंटीना को पेड़ पर टांग कर टेस्ट करने का सोचा। लेकिन जैसे ही सब तैयार हुआ, पेड़ से अचानक बहुत सारा खून बहने लगा। जब टॉम ने ऊपर
देखा तो वो हैरान रह गया। पेड़ पर न जाने कब से लाशें टंगी थी और इससे भी अजीब बात ये थी कि बेसमेंट वाला वो निशान फिर से दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि टॉम कुछ समझ पाता एक गोली उसके पास से गुजरी। टॉम इतना डर गया कि जान बचाकर भागा, लेकिन फिर भी उसका पीछा किया गया। जब लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, तभी वो राक्षस अचानक गायब हो गया। चारों तरफ फिर से सब नॉर्मल हो गया। उसके शरीर से खून के निशान भी गायब हो गए थे। इस खौफनाक घटना के बाद टेस्ट पूरा होने से पहले ही टॉम वहाँ से जल्दी में निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के कुछ देर बाद रेडियो को सिग्नल मिल गया था। हालांकि वो काफी कमजोर था, लेकिन इससे साबित हो गया कि उसका प्लान सही था। इसी बीच डरा हुआ टॉम वापस रेस्टोरेंट आया और कागज पर वो निशान बनाने लगा जो उसने हाल ही में देखा था। जब से ये चीज सामने आई थी, उसके साथ अजीब घटनाएं हो रही थी। जैसे जैसे वो गहराई में जा रहा था, चीजें और भी ज्यादा अजीब होती जा रही थी। लेकिन तभी बैन की माँ ने टॉम की उस ड्राइंग को देखा तो उन्हें वो कुछ जानी पहचानी लगी। वो तुरंत पुराने सामान वाले स्टोर रूम में गई। वहाँ उन लोगों का सामान था जिन्हें राक्षसों ने मार दिया था। उसने वहाँ से एक मोटी सी नोटबुक निकाली और उस पर वही निशान बना था जो टॉम ने देखा था। आखिर इसका मतलब क्या था? कहानी आगे बढ़ती है और एक वेलकम पार्टी सिर्फ एक इंसान की बेवकूफी की वजह से राक्षसों के लिए एक कसाई खाना बन जाती है। ग्रुप हाउस तबाह हो जाता है, आधे से ज्यादा कस्बे वाले मारे जाते हैं और पादरी की बेरहमी से मौत हो जाती है। डेविड बड़ी मुश्किल से जो शांति बनाए हुए था वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। जूली विक्टर के साथ रहस्यमयी पेड़ के गड्ढे में जाने के बाद किसी अनजान जगह पर खो जाती है। सब कुछ निराशा से भरा था, लेकिन रेडियो के चालू होने से जैसे एक नई उम्मीद मिल गई। आने वाली कहानी में पेड़ के उस गड्ढे का सच, खाली तार और वो निशान क्या बाहर निकलने की चाबी होंगे? डेविड का जंगल का सफर जिंदगी की तरफ ले जाएगा या मौत की तरफ? ये सब धीरे धीरे सामने आएगा। आगे जानने के लिए इंतजार करें। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। डेविड ने बेप्सी में अपना लाइटर जलाया, लेकिन चारों तरफ सिर्फ चिकनी दीवारें थी और बाहर निकलने का रास्ता उससे कई मीटर ऊपर था। उसने पूरा एक दिन और एक रात मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने नंगे हाथों से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार बहुत चिकनी थी। जब वो हार मानकर सब कुछ छोड़ने ही वाला था, तभी बिना किसी आहट के एक रस्सी गड्ढे से नीचे आई और वो इस अजीब मुसीबत में इसलिए फंसा था क्योंकि उसने एक रहस्यमयी लाइट हाउस देखा था। ग्रुप हाउस में हुए राक्षसों के हमले के बाद जब आधे कस्बे वाले और यहाँ तक कि पादरी भी मारा गया, तो डेविड को समझ आ गया कि वे इस तरह छुपकर नहीं जी सकते। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और सारा को साथ लेकर जंगल में निकल गया, जो राक्षसों से बात कर सकती थी। क्योंकि जब वो पहली बार गलती से इस कस्बे में आया था तो वहाँ जादुई पत्थरों जैसी कोई चीज नहीं थी। लोग रात में जिंदा बचेंगे या नहीं, ये पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। जब राक्षस उसका पीछा कर रहे थे तो वो गलती से बेलों से ढकी एक गुफा में चला गया था, जहाँ उसे वो पत्थर मिले जो राक्षसों को रोक सकते थे। उस दिन के बाद से कस्बे के लोग उसी के लाए गए पत्थरों की मदद से खुद को बचा पा रहे थे। लेकिन राक्षस लोगों के दिमाग से खेलना बहुत अच्छे से जानते थे और इंसानी फितरत हमेशा धोखा खा जाती है। जादुई पत्थरों के बावजूद कई लोगों ने नियमों को तोड़ा, जिसका फायदा उठाकर राक्षसों ने उन्हें मार दिया। अगर आजादी से जीना है तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। लेकिन जंगल में उनकी पहली रात ही एक खौफनाक अनुभव साबित हुई। बाहर कोई बड़ी चीज उनके टेंट को जोर जोर से हिला रही थी, लेकिन शायद जादुई पत्थर की वजह से किसी भी राक्षस ने टेंट फाड़कर अंदर आने की कोशिश नहीं की। न जाने कितनी देर बाद बाहर की वो चीज धीरे धीरे वहाँ से चली गई, लेकिन तभी एक बहुत तेज रोशनी उनके टेंट पर आकर पड़ी। डेविड डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। अगले दिन सुबह होने तक उनकी बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन चारों तरफ घने मकड़ी के जाले थे। साफ था कि उनका टेंट अब अपनी जगह पर नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वे किसी अनजान राक्षस के इलाके में आ गए थे। दूसरी तरफ जिम का परिवार बेसमेंट में गड्ढा खोद रहा था, जिसमें जूली भी उनके साथ थी। दरअसल बेसमेंट में जाने के बाद जूली किसी तरह फिर से ऊपर वापस आ गई थी, क्योंकि जिम ने पहले ये अजीब बात नोटिस की थी कि कस्बे के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के तार अंदर से बिल्कुल खाली थे, लेकिन फिर भी ये सारे सामान सही से काम कर रहे थे। ये देखकर उन लोगों ने उन तारों के सहारे नीचे गहराई तक खोदने का फैसला किया ताकि पता चले कि आखिर नीचे क्या है। और टॉम, जिसे जिम से पता चला था कि पिछली बार रेडियो टेस्ट में सच में सिग्नल आया था, अब डोना के साथ मिलकर ग्रुप हाउस की छत पर एक बड़ा एंटीना लगाना चाहता था, क्योंकि वो पूरे कस्बे की सबसे ऊंची जगह थी। डोना को जब बाहर निकलने की उम्मीद दिखी तो उसने तुरंत बाकी लोगों को मदद के लिए बुलाया। उन्हें नहीं पता था कि वे बहुत जल्द सबसे बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। दूसरी ओर डेविड और सारा कल रात वाली उस तेज रोशनी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इतनी तेज रोशनी जरूर किसी बहुत पावरफुल सर्चलाइट से ही आ रही होगी। अगर उन्हें इन लाइट्स को कंट्रोल करने वाला कोई मिल गया तो शायद उन्हें कस्बे से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। लेकिन कुछ ही देर में डेविड को एक बहुत पुरानी आवाज सुनाई दी। वो उसकी पत्नी थी। पता नहीं क्यों वो पूरी तरह से मकड़ी के जालों में लिपटी हुई थी। ये देखकर डेविड तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी वो अचानक एक राक्षस में बदल गई। डेविड डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। तभी उसने देखा कि जमीन से अनगिनत मकड़ियां निकल रही थी और झुंड में उसके ऊपर चढ़ने लगी। शुक्र है कि उसने समय रहते अपनी जैकेट उतार फेंकी और सारी मकड़ियों को हटा दिया, लेकिन फिर भी गलती से एक ने उसे काट लिया। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि अभी जो देखा वो उसकी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी और उसने खुद उसे मारा था। दरअसल जब शुरुआत में डेविड का परिवार गलती से कस्बे में आया था तो वो बाकी लोगों के साथ मिलकर दिन रात भागने का रास्ता ढूंढता रहता था। उसकी पत्नी राक्षसों की सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और धीरे धीरे पागल होने लगी। उसे लगने लगा कि सभी लोग बस एक बुरे सपने में फंसे
फंसे हुए हैं और अगर वो उन सभी को मार दे तो सब आजाद हो जाएंगे। डेविड को भी इस बात का तब तक एहसास नहीं हुआ था जब तक उसने देखा कि उसकी पत्नी कितनी ज्यादा बीमार हो चुकी है। अब उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। जब वो अपने ही बेटे को मारने वाली थी तो डेविड को मजबूरन ट्रिगर दबाना पड़ा। इसलिए अभी जो उसने देखा वो उसकी पत्नी नहीं हो सकती। फिर वे दोनों आगे बढ़े और कुछ ही देर में उन्हें एक पेड़ दिखा जिस पर बहुत सारी बोतलें टंगी थी। लेकिन इस जंगल में तो कोई नहीं आता। फिर ये बोतलें किसने टांगी? डेविड ने देखा कि उनके अंदर कुछ था, इसलिए उसने एक को उतार कर देखना चाहा। लेकिन तभी सारा को फिर से राक्षसों के विचार महसूस होने लगे। आवाज कह रही थी कि उन दोनों को जंगल में नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ राक्षसों से भी ज्यादा खौफनाक चीज मौजूद है। इतना ही नहीं, उस आवाज ने एक निकनेम लिया और वो निकनेम डेविड का था। लेकिन ये नाम कस्बे में उसके बेटे के अलावा सिर्फ उसकी मरी हुई पत्नी ही जानती थी। तो क्या सच में उसकी पत्नी अभी भी जिंदा थी? बहुत सारे सवालों के साथ उन दोनों ने आगे बढ़ना और सर्चलाइट को ढूंढना जारी रखा। इस बीच कस्बे में वो बड़ा एंटीना भी बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जैसे ही उसे खड़ा किया गया, दूर एक काले बादलों का झुंड सा बन गया और बहुत तेजी से कस्बे की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान जंगल में डेविड और सारा तक बारिश पहले ही पहुंच चुकी थी। उस अंधेरे आसमान में उन्हें जल्दी ही सर्चलाइट की झलक मिल गई और ये रोशनी एक लाइट हाउस से आ रही थी। दूसरी तरफ जिम ने तेज बारिश शुरू होने से पहले ही सिग्नल भेजने का फैसला किया। थोड़ी कोशिश के बाद वो कामयाब हो गया, लेकिन फोन पर दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने उसे कभी देखा तक नहीं था। फिर भी उसने उसे उसके नाम से पुकारा। ये सुनते ही जिम को खतरे का एहसास हुआ और वो बारिश में ही अपने घर की तरफ भागा। उधर उसकी पत्नी अभी भी गड्ढा खोद रही थी, लेकिन अगले ही पल जमीन धंसने लगी और वो पूरी की पूरी नीचे गिर गई। जब उसने मुश्किल से उठकर देखा तो पता चला कि वो खाली तार बस यहीं तक आकर खत्म हो गए थे। तभी उसे अपने पीछे से किसी के आने की आवाज आई। ये वही विक्टर था जो जूली के साथ उस पेड़ के गड्ढे में गया था और अचानक गायब हो गया था और तब से नजर नहीं आया था। उसने कहा, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, ये उन राक्षसों के सोने की जगह है। जब जिम घर पहुंचा तो उसे वहाँ सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा दिखा जो जमीन के नीचे तक जाता था और दूसरी तरफ डेविड को मकड़ी के काटने की वजह से जहर चढ़ गया था। जब उसे लगा कि उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची है और रात भी होने वाली है तो उसने सारा से कहा कि वो उसे यहीं छोड़ दे और लाइट हाउस की खबर वापस कस्बे में ले जाए। लेकिन सारा उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वो सफेद कपड़ों वाला लड़का अचानक से सामने आ गया और उन्हें पेड़ के गड्ढे में छुपने का इशारा किया। ये देखकर सारा तुरंत डेविड को लेकर अंदर चली गई, लेकिन उनके साथ भी विक्टर और जूली जैसी घटना हुई। वो दोनों अलग अलग जगहों पर पहुंच गए। डेविड को शुरुआत वाले उसी कुएं में टेलीपोर्ट कर दिया गया। इसी बीच कस्बे में एक टूरिस्ट बस आकर रुकी। बस अब एक पूरी बस भरकर नए लोग आ गए थे। इस तरह इस खौफनाक सफर का पहला सीजन पूरी तरह खत्म हो जाता है। सारे सस्पेंस और इंसानी रिश्तों की उलझनों को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। डेविड जो अपनी पत्नी को मारने के अपराध बोध में जी रहा है, अब उस डरावने जंगल में अपने अंदर के डर का सामना कर रहा है। कस्बे वाले डर के साए में किसी तरह जी रहे हैं, लेकिन बार बार राक्षसों के जाल में फंस जाते हैं। भागने की जिद और डरकर जीने की बुज़दिली के बीच की ये जंग इंसानी फितरत की कमजोरी और संघर्ष को पूरी तरह से सामने लाती है। खाली तार, किसी भी अनजान जगह पर भेजने वाले पेड़ के गड्ढे और रहस्यमय लाइट हाउस, ये सब इस कस्बे की कैद और भागने के रास्तों के गहरे इशारे हैं। रेडियो से बाहर की दुनिया में बात होने पर भी जवाब एक राक्षस का आता है और ये अचानक आने वाली टूरिस्ट बस बता रही है कि एक नया तूफान आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप दूसरा सीजन देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं इसे आगे भी एक्सप्लेन करूंगा।